ਦੋਸਤੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਤੇ ਬੋਸਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਵਰਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਦਾ ਵਾਇਰ, ਸਕਰੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਰਵਾਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ USA ਦੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ श्रेया ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। सो श्रेया, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बारे में सोचने के लिए और इस चर्चा में हमको इनवाइट करने के लिए। जी श्रेया, जो अभी चुनाव होके हटे हैं, उनके नतीजे आ चुके हैं, उनके नतीजों के बारे में सभी खासकर कुछ हमारे लिबरल मित्र बहुत खुश भी हैं। खुश होना भी चाहिए कि उनको लगता है कि एक बड़ी पार्टी को, बीजेपी है जिसने हर जगह अपने जीत के झंडे लहरा रही थी लेकिन बंगाल में हार गई वो। इन नतीजों के बारे में, क्योंकि एक बिल्कुल उल्ट चीज भी देख रहे हैं कि ठीक है कि बीजेपी चुनाव हारी है 19 के मुकाबले, यदि 19 के लोकसभा के मुकाबले हम देखते हैं, लेकिन यदि हम पिछली विधानसभा के मुकाबले देखें तो बहुत सीट बड़ी है। और इन दिनों भी जो सीट्स बड़ी हैं उसमें से कम 90 ऐसी सीट्स हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो अंतर है 1000 से लेकर 1500 तक का रहा है। मतलब 1000 से लेकर 1500 का रहा है। तो मार्जिन बहुत कम रहा है। जी, आप इन नतीजों को, जो चुनाव नतीजे आए हैं, इनको कैसे देखते हो? देखिए, बंगाल, पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है ना जिसको पॉलिटिकली समझना मुश्किल है। जी। हाँ, क्योंकि एक तो ये बॉर्डर स्टेट है। हाँ, तो पंजाब से कुछ तो हिस्ट्री में मेल है। उसके ऊपर यहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर रहा है, हाँ, 34 इयर्स से लेफ्ट फ्रंट रहा है यहाँ, इसीलिए यहाँ का पॉलिटिकल ओरिएंटेशन अलग रहा है। थोड़ा लेफ्ट लीनिंग है, ये लोग लिबरल है। तो इसी कारण से बंगाल को समझना उतना आसान नहीं है। और एक चीज रही है, जो भाजपा का जो यहाँ प्रेजेंस रहा है वो लास्ट 5 सालों से 6 सालों से बढ़ गया है। उसके पहले संघ परिवार के जो विभिन्न क्या बोलते हैं आपको, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ, वो संस्थाएं बंगाल में करीब 10 सालों से काम कर रही है। हाँ, जो इंटीरियर के डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर हम देखेंगे बीजेपी क्यों उसका प्रेजेंस क्यों बढ़ा, हमको समझना पड़ेगा संघ परिवार के तरफ से भी उनका सहयोग रहा है। बीजेपी एकदम अकेले नहीं लड़ी है ये। हाँ, तो 10 सालों से जो उनका प्रेजेंस रहा है, उन्होंने अच्छा काम किया। गांव में जाकर, जंगल महल में जाकर, जहां पर गवर्नमेंट का प्रेजेंस उतना नहीं था, वहां जाकर जो भी वहां की खामियां थी उन्होंने उस गैप को फिल करने की कोशिश की। इसीलिए संघ परिवार का प्रेजेंस वहां है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी भी आ जाएगी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसका नेशनल लेवल में है, पर स्टेट में आना मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी यूज किया ना इस बार शिवेंद्र जी, वो है पहचान की राजनीति का स्ट्रैटेजी यूज किया, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और ये समझना पड़ेगा कि हर तरह का आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जन्म हुआ बंगाल में। हाँ, अगर आप इतिहास के पन्नों को देखेंगे, उलट के देखेंगे, आपको दिखेगा कि हिंदू नेशनलिज्म का जन्म वहां हुआ। यही कहने लगा मैं। जी। हाँ जी, मुस्लिम नेशनलिज्म का जन्म वहां हुआ। यहाँ तक कि दलित नेशनलिज्म, अभी तो महाराष्ट्र, यूपी, यहाँ देखने को मिलता है, पर दलित नेशनलिज्म का भी जन्म बिफोर इंडिपेंडेंस बंगाल में ही हुआ।
तो ये प्रदेश तो माहिर है ना ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को घुमाने में। तो जब बीजेपी भाजपा जब आई, उन्होंने जब बोला कि हम लोग हिंदू मुस्लिम का जो पोलराइजेशन है वो हम लोगों का स्ट्रैटेजी है, समझिए हिंदू को, उन्हें उनका संदेश था कि समझिए कि आपको डरना चाहिए क्योंकि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। तब टीएमसी और बंगाल के दूसरे लिबरल्स जो हैं उनका अटैक ये रहा कि आप क्या इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बंगाली हैं, हम तो अलग है। ये आपने जिक्र किया था बंगालियत का, हाँ, इसको बोलते हैं बंगाली एक्सेप्शनलिज्म। उन्होंने कहा अगर आइडेंटिटी का बात आप करेंगे तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है जो उभर के आया इस इलेक्शन में लोगों के सामने, वो है बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली एक्सेप्शनलिज्म। अब वो रहते ना हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हुआ। हाँ, आप अगर देखेंगे चुनाव कैसे मतदाता ने वोट दिया, पोलराइजेशन रहा, पर उसका फायदा टीएमसी को गया, क्योंकि जो पोलराइज होकर जो सेपरेट हो गई, जो मुस्लिम वोट्स हैं मुर्शिदाबाद, मालदा ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में असेंबली सीट्स, नंबर ऑफ असेंबली सीट्स बहुत बहुत ज्यादा है। ये पूरा ना बिहार का इलेक्शन देखकर उन लोगों ने सोचा, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, कि हम लोग एआईएमआईएम या आईएसएफ या किसी और पार्टी को वोट देकर हम बीजेपी का सहायता नहीं करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि बीजेपी बाहर रहे, हाँ, और हम उनसे सुरक्षित रहे, हमको वोट देना पड़ेगा टीएमसी को। और ममता दीदी ये कुछ समय बिताई वो जाकर, हाँ, वो मुर्शिदाबाद में, मालदा में गई, कुछ देर रुकी, वहां के लोगों को समझाया, वहां के जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं वोटर्स, उनको समझाया कि अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी बाहर रहे तो आप मुझे वोट दीजिए, आप वेस्ट मत कीजिए एआईएमआईएम या आईएसएफ या लेफ्ट फ्रंट या कांग्रेस को वोट देकर। ये बहुत अच्छे तरह से समझा पाई, और इसी कारण ना आप देख रहे हैं बीजेपी एज अ ब्लॉक, सॉरी, मुस्लिम्स एज अ ब्लॉक उन्होंने वोट दिया टीएमसी को। तो उनका बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा मुस्लिम वोटर्स का, जिसके कारण आ पाई। और एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि बंगाल में जो मतदाता हैं, वोटर्स है 7.32 करोड़, हाँ जी, उसमें से 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। हाँ, अब अगर आप देखेंगे इलेक्शन के पहले मोदी जी गए, अमित शाह जी गए, और उनका अटैक रहा है, उनका स्ट्रैटेजी रहा है कि उन्होंने उपहास किया दीदी का, हाँ, दीदी दीदी ये सब नाराएं उन्होंने लगाई, जो कि वो ठीक नहीं बैठा महिलाओं के लिए। और उन्होंने सोचा कि ऐसा बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो शायद महिलाओं का सम्मान ना कर पाए, और अगर ऐसा है तो हम उन्हें नहीं चाहते। तो वहीं पे तो महिलाओं का वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा दीदी के लिए, और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, इसीलिए वो वापस आई। और उसके साथ भी जो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स, कल्याण योजनाएं दीदी ने लॉन्च किया इलेक्शन के पहले, उसको एक उस अभियान को उन्होंने नाम दिया दुआरे सरकार, वो भी छू गई। महिलाओं को लगा कि उनका सम्मान हो रहा है, उनको वो रिस्पेक्ट मिल रहा है, और इसीलिए दीदी थर्ड टर्म वापस आई। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसके लिए बीजेपी का संघ परिवार का एक प्रेजेंस रहते हुए भी, जैसे आपने जिक्र किया, 2016 में बस 3 सीट्स जीते उन्होंने, और उसके बाद 219 में लोकसभा इलेक्शन में 40% वोट सब उनको गया। हाँ, ये बहुत बड़ा लीप था, 18 सीट्स लोकसभा में जीतना वो आम बात तो है नहीं। उसके बाद 21 में अभी भी बहुत खराब नहीं है, हाँ, बोल सकते हैं 40% से 37% हुआ है, 77, हाँ, इतने सारे सीट्स जीतना भी ये आम बात नहीं है। जो उभर के आता है शिवेंद्र जी, वो ये है, बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, करना भी चाहिए, पर फॉर द फर्स्ट टाइम, हाँ, इतिहास में, बंगाल के इतिहास में एक बहुत बलिष्ठ विरोधी दल आ गया। इसके पहले जो दल थे, विरोधी दल थे, इलेक्शन के बाद वो डिसॉल्व हो गए। अब ये देखना पड़ेगा कि सामने जाकर बीजेपी का जो ताकत है
वहां से फिर से दल बदलाव होता है कि नहीं, क्योंकि बंगाल में तो ये एक प्रथा है कि जो भी इलेक्शन जीतता है उसी के दल में सब जाना चाहते हैं। तो इस बार हमें सुनने को मिल रहा है कि फिर से वो लोग बदल रहे हैं, दल बदल रहे हैं। तो देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो देखना पड़ेगा कि बीजेपी की जो 77 सीट्स उन्होंने जीता वो कैसे वो कंसोलिडेट करते हैं। और अगर कुछ भी ना हो तो थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा दबाव रहेगा दीदी के ऊपर, क्योंकि दीदी के गवर्नमेंट ने भी कुछ मिसस्टेप्स किए, कुछ ऐसी चीजें की उन्होंने जिसके लिए लोग थोड़ा खफा है। करप्शन बहुत बढ़ गया है। हाँ, अगर आप देखेंगे सिंडिकेट का जो इफेक्ट रहा है ना, ये लोगों को बहुत सता रही है। हाँ, फिर अगर और भी पीछे आप जाए, बीजेपी इतना ताकत उनका कैसे बढ़ा, क्योंकि 2018 में जो पंचायत इलेक्शन हुआ था ना, उसमें टीएमसी का प्रदर्शन ऐसा रहा, बहुत ज्यादा उन्होंने हिंसा छेड़ा। हाँ, और लोगों को मतलब उस समय लगा कि पता नहीं ऐसे डिक्टेटोरियल क्यों बिहेव कर रही है। ये एक कारण था बीजेपी के आने का। हाँ, तो इसी से मैं कहूंगी कि अभी थोड़ा उनके ऊपर दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, शायद ये अच्छा ही हो प्रदेश के लिए। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हिंसा है, चुनाव के बाद एकदम हिंसा होती है, हिंसा का इतिहास रहा है बंगाल में। जब लेफ्ट गवर्नमेंट थी तो वो तृणमूल पे करती थी, तृणमूल गवर्नमेंट आई तो वो लेफ्ट वालों पे की। अब ये हिंसा वही पार्टी वाली हिंसा है या इसमें कुछ और भी मिल गया है? मतलब कोई फिरका प्रस्ती का अंश मिल गया या कुछ अंश और मिल गया? ये हिंसा को आप कैसे देखते हो जो एकदम चुनाव के बाद हुई? देखिए, आपने एकदम ठीक कहा शिवेंद्र जी, आपने कि बंगाल में एक प्रथा रही है। हाँ, दूसरे प्रदेशों में शायद इलेक्शन के टाइम या उसके पहले होती है हिंसा, पर बंगाल की ये एक हिस्ट्री है कि पोस्ट पोल वायलेंस भी होता है। और इस बार तो लोगों ने सोचा था वो नहीं होने वाला है, क्योंकि टीएमसी इस कदर से वापस आई। हाँ, इतना अच्छा विक्ट्री था। वो हिस्ट्री ऑफ टीएमसी में कभी इतना अच्छा विक्ट्री हमने देखा नहीं है प्रदेश में, फिर भी वो वायलेंस हुआ। हाँ, आप बोल सकते हैं ये तो एक हिस्टोरिकल प्रथा है जो कंटिन्यू हो रहा है, पॉलिटिकल ही है ये। हाँ, क्योंकि जो अटैक्स जो सुनने को आ रहे हैं, बहुत सारे फेक न्यूज हैं, पर उसमें कुछ असली न्यूज भी है। जो अटैक्स हुए हैं ना, वो बस बीजेपी के ऊपर नहीं है, वो अटैक्स, इट हैज बीन अटैक्स ऑन सीपीआईएम, ऑन कांग्रेस ऑफिसेज ऑल्सो, जला दिया गया, बहुत कुछ हुआ। जो गांव में, जो जिले में जो होता है ना, वो हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया को वो समझ में या दिखने को नहीं मिलता है। क्या इसका क्या सांप्रदायिक रंग नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल हिंसा ही है? सांप्रदायिक रंग मुझे नहीं लगता है दिया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा बीच में टोकता हूं, क्योंकि सीपीएम के कुछ लोगों ने एक दौरा किया था, उन्होंने बताया कि उनको भी सांप्रदायिक रंग नहीं मिला कहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उसी तरह का ही रंग है जैसे आप बोले कि ये एक पॉलिटिकल वायलेंस है जैसे कि होती आई है। हालांकि इसके लिए ममता जिम्मेवार है, लेकिन इसमें सांप्रदायिक अंश बिल्कुल नहीं है। जी, आप बात कीजिए। जी, सांप्रदायिक अंश, एक चीज मैं बोल दूं आपको, बंगाल में प्रथा ऐसा है कि कुछ भी अगर हिंसा हो ना, वो पॉलिटिकल हिंसा ही है। उसी के अंदर आपका सांप्रदायिक हिंसा भी चला जाता है, उसी के अंदर आपका लिंग, जेंडर का हिंसा भी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। हाँ, तो अगर आप बोले कि शायद है, अगर आप एकदम इंटीरियर में जाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ हिंसा छिड़ी है, शायद हो उसमें, पर वो तो एकदम लोकल लेवल में जाकर देखना पड़ेगा। पर पॉलिटिकल और सांप्रदायिकता, ये सारे मुद्दे ऐसे घुल मिल गए हैं ना यहाँ, इनको अलग करना बहुत मुश्किल है। और सांप्रदायिकता तो है ना, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी को वोट किया। हाँ, और इसी के बारे में बाद में मैं बात करूंगी कि माइनॉरिटी वोटर्स का उनके मतदान का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि टीएमसी पावर में आई और फिर से आई फॉर थर्ड टाइम। तो जिस प्रदेश में माइनॉरिटी वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स का इतना इन्फ्लुएंस रहता है, वहां थोड़ा सांप्रदायिक रंग तो रहेगा। और ये बीजेपी भाजपा जानती थी कि है यहाँ एक थोड़ा सा डिवाइड है, क्योंकि नंबर ऑफ मुस्लिम वोटर्स यहाँ 27% है, क्वाइट हाई। तो वहां तो थोड़ा सा रहेगा,
कम्युनल अफेक्ट, और इसी को यूज करके बीजेपी ने अपना मुद्दा खड़ा किया और उन्होंने कहा कि आपको डरना चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है सांप्रदायिकता और पॉलिटिकल वायलेंस घुल मिल गई है, जी। पर है, कुछ हद तक है। अच्छा, मैं अब जो सवाल की तरफ आता हूँ, देखो बंगाल के बारे में ना, हम जैसे लोग जो दूर बैठे हैं ना, वो कई तरह की कल्पना करते हैं कि देखो जी, बंगाल तो बहुत प्रोग्रेसिव रहा है भी, हमें कोई डाउट नहीं। बांग्ला का जो लिटरेचर है काफी प्रोग्रेसिव है, हम पढ़ते आए हैं बचपन से रविंद्रनाथ टैगोर जी को। उन्होंने भी, यहाँ तो लेफ्ट का आधारभूत बहुत ताकतवर है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल से थे। हमें यह भी नहीं बोलना चाहिए कि जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम गीत को लिखने वाला जहाँ आनंद मठ के जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, वो भी आपके बंगाल से हैं, जिनका आजकल बीजेपी बहुत गुणगान करती है। तो मेरा आपसे सवाल श्रेया आपसे ये है कि बंगाल में बीजेपी के आगमन का, उसके ताकतवर होने का थोड़ा सा इशारा तो आपने कर दिया कि आरएसएस का एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सांप्रदायिकता कैसे अपनी जगह बनाती है? जैसे कि सीपीएम का राज था, नंदीग्राम हुआ, नंदीग्राम में पहले तो कभी हमने हिंदू मुसलमान वाला मसला नहीं देखा था। उसी समय मैंने एक उन दिनों खबरें देखी कि टीएमसी ने जब बीजेपी के विरोध, माफ करना, सीपीएम के विरोध में लोगों को लामबंद किया, तो पहली बार ये दिखा जो मुस्लिम जो लोग हैं वो टीएमसी की तरफ आए। तो उन्होंने कहा कि जो एक बांग्लादेशी राइटर है तस्लीमा नसरीन, कि हम नहीं चाहते कि तस्लीमा नसरीन यहाँ आए। पहले कभी उसका विरोध नहीं हुआ था। मुझे ये लगा कि जो नंदीग्राम में इन्होंने अपनी आर्थिक पॉलिसी लाई, उससे असंतुष्ट लोग, खासकर मुसलमान लोग, जो मुस्लिम लोग हैं, वो तृणमूल के पास गए, तो वो मुद्दा ममता ने उठाया। ममता ने लेफ्ट को काट करने के लिए मुस्लिम और एससी को अपने साथ जोड़ा, तो बाद में जाकर वो बीजेपी के लिए एक सहाय बन गया। मुझे, अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, पर आप मुझे समझाइए। हाँ जी, हाँ, ये आपने ठीक कहा कि इतिहास में देखेंगे तो एक समय रहा भारत की इंडिपेंडेंस के पहले, जब जैसे मैंने आपको कहा, सब वैरायटी के नेशनलिज्म यहीं से जन्मा, इस प्रदेश से। और वो समझना पड़ेगा उस कॉन्टेक्स्ट का, हाँ, कि उस समय हिस्टोरिकल कंडीशन ऐसा था जी कि ब्रिटिश राज था, हाँ, फिर एक इस्लाम, मतलब मुगल रूल उसके पहले था, पर बंगाल में इस्लाम का एक प्रेजेंस था, हाँ, मुस्लिम जो कल्चर है उसका एक प्रेजेंस था, नवाब थे वहां। तो ऐसे एक माहौल में हिंदू नेशनलिज्म का जन्म हुआ, क्योंकि हिंदूज को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, जब स्वामी विवेकानंद ने लिखा, उनको लगा कि राष्ट्र को एक करने के लिए एक हिंदू कॉन्शियसनेस की बहुत जरूरत है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो उभर के आया हिंदू नेशनलिज्म। और वही हम बाद में देखते हैं कि मुस्लिम नेशनलिज्म का भी ढाका से जन्म हुआ। तब तो सब एक था, पश्चिम बंगाल, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एक था ना, वो भी वहीं से हुआ। तो लोग, बंगाल के लोग ना, बहुत ये सच है कि उनका सोच बहुत अलग होता है, वो बहुत प्रोग्रेसिव है इस इन तरफ से कि बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि आगे जाकर क्या होने वाला है। हाँ, तो उन्होंने सोचा, एक स्कूल ऑफ थॉट था, उन्होंने सोचा कि देश को एक करने के लिए हिंदू नेशनलिज्म की जरूरत है। हाँ, अब वो था हिस्ट्री, उसके बाद बहुत कुछ हो गया, उसके बाद देश भाग हो गया, पार्टीशन हो गया। देश भाग के बाद प्रदेश इतना ज्यादा, क्या यहाँ के लोग इतने ज्यादा टायर्ड हो गए, उनको चाहिए था एक ऐसा कुछ मुद्दा, एक ऐसा पार्टी जो सबको एक साथ लाए और सांप्रदायिकता की बात ना करे, क्योंकि इतना ब्लडशेड, इतना वायलेंस देखा था कि लोग सोचते थे कुछ ऐसा दूसरा सोच हमको ले आना चाहिए, जहां हमको इन सब के, इस हिस्ट्री के बारे में सोचना ही नहीं है जी। तो इसीलिए लेफ्ट फ्रंट का जन्म वहां से हुआ। वो सब लोगों को एक साथ ला पाए, जो रिफ्यूजीज आए थे, उनको उन्होंने कहा कि हम लोग कास्ट की बात नहीं करेंगे, हम लोग हिंदू मुस्लिम मुद्दे के बात नहीं करेंगे, हम लोग सब एक है। हमको वो मार्क्सिस्ट वे ऑफ थिंकिंग में क्या बोलते हैं आपको, क्लास, बस क्लास है जो क्या बोलते हैं, लोअर, जो
पुअर है वर्सेस रिच, इसी को आप अमीर और गरीब है समझे। जो, हाँ जी। हाँ जी, इसी को आप समझे और सब भूल जाइए। तो लेफ्ट फ्रंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि कास्ट था, पहले भी था, अभी भी है शिवेंद्र जी, वहां कम्युनिज्म भी है, पर उन्होंने कहा कि अब सबको आप क्लास के नजर से देखिए, उस प्रिज्म से देखिए, क्योंकि बहुत काम बाकी है। हाँ, हमको लैंड रिफॉर्म्स लाना है, हमको पंचायत को फिर से फॉर्म करना है, वो सब हम करें, इसके बारे में हम बाद में सोचें। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया, लोगों के मन में था, हिस्ट्री में था, पर वो बैकग्राउंड में चला गया, और उसी ढांचे में सीपीएम का जो लेफ्ट फ्रंट का जो एक ढांचा है, मार्क्सिस्ट एक लेंस है, उसी में पूरा प्रदेश चला गया। तो ये एक कारण है कि कास्ट, ये सब रह के, कास्ट या कम्युनिज्म रह के भी क्यों पीछे चला गया। अब नंदीग्राम और शिमूर में क्या होता है, दीदी को समझ में आया कि वहां का जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। हाँ, और तब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे, सीएम थे। पहली बार लेफ्ट फ्रंट ने सोचा कि हमको थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, इंडस्ट्री लाना पड़ेगा, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स तो हो गया, अब सब कुछ हो गया, अब प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाए, बिकॉज उनका ट्रेजरी एकदम खाली था, उनको कुछ लाना, कुछ नया प्रोजेक्ट उनको करना था। तब उन्होंने कहा कि हमको एसईजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और टाटा नैनो या दूसरे जो भी बड़े इंडस्ट्रीज है उनको लाना पड़ेगा। पर दीदी तक उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखा, उनको लगा कि अरे ये तो फॉर द फर्स्ट टाइम अपना जो उनका जो फिलॉसफी है उसके विपरीत जाके बात कर रहे हैं, और एक प्रदेश के पूरे लोग, बाय दैट टाइम इट वाज 30 इयर्स, तो दे वर सेट, उनको लगा कि अरे ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा मुद्दा यहाँ उठाऊं जिसको लेकर सीपीएम के अगेंस्ट चले जाए लोग। तो आपने ठीक कहा, दीदी ही वो थी शख्स जिन्होंने पहली कास्ट और फिर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का जो डिफरेंस है, ये दोनों कास्ट और कम्युनिज्म वही लाई। हाँ, क्योंकि तब वहां के जो ज्यादातर लोग थे वो शेड्यूल कास्ट थे इन ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स। हाँ, उनको वो उनका ही लैंड था, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोअर कास्ट है, आप मुस्लिम हैं, इसीलिए जो प्रोटेक्टर अपने आप को बोलते हैं सीपीएम, वो ऐसा, वो अपना प्रॉमिस छोड़ रहे हैं, तो आप मुझे वोट दीजिए, मुझे लाइए। इस तरह से कास्ट और कम्युनिज्म बहुत बड़ा फैक्टर बन गया जो पहले नहीं था। इसी बात को मैं थोड़ा और आगे चलाऊंगा। बंगाल में जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, पहचान की जो राजनीति है, और दूसरा कास्ट का मुद्दा, क्योंकि इस पे आपने काम भी किया हुआ है, क्योंकि एक बात तो मैंने सुनी थी मोटा मोटी, मुझे थोड़ा आप सही भी कर देना, कि बंगाल में जो जुड़ गया था कि जो फला कास्ट का बंदा है वो सीपीएम का है, फला कास्ट वाला तृणमूल का है, फला कास्ट वाला अब बीजेपी का चलो हो गया है। तो क्या ये बात सही है जो मैंने ये सुनी थी? दूसरी जो चीज है कि बंगाल में दलितों की गिनती अच्छी है, लेकिन उनका कोई इस तरह का मुद्दा या दलितों का इशू हमें कभी दिखा नहीं पॉलिटिक्स में, राजनीति में, या फिर वहां कोई भेदभाव वाला भी मुद्दा एकदम सामने नहीं आया अभी तक। ये क्या, इस पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और जो कास्ट का मुद्दा, दोनों पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। जी, देखिए, अगर आप इलेक्टोरली देखेंगे, हाँ, नंबर वाइज ना, वहां के एससी कम्युनिटी दे आर 23.5%, फिर एसटी है 23.5%, ऑलमोस्ट 24%। हाँ, तो ये क्वाइट अ बिग नंबर हम, मुझे अकॉर्डिंग टू मी। फिर 5% है एसटी, हाँ, सो वही 30% हो गया, एक बड़ा चंक इलेक्टोरेट, एंड देन 27% मुस्लिम। तो इलेक्टोरली जो माइनॉरिटीज है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टी को जीतने के लिए। माइनॉरिटीज अगर उसके साथ रहे ना, तो उनका काम आसान हो जाता है। ममता जी ने ये समझ लिया था 2011 के इलेक्शन में ही, उसी के सहारे वो आई। अब ये अलग बात है कि अगर आप देखेंगे पावर स्ट्रक्चर को, अगर आप पॉलिट ब्यूरो को देखेंगे 1964 से, या तृणमूल को देखेंगे, उसके पहले कांग्रेस को देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे ना, वहां
दलित दलित नहीं थे, दलित लीडर्स नहीं थे, दे वर मेंबर्स, फुट सोल्जर्स थे, वो काम कार्यकर्ता थे, पर नेता बहुत कम थे। और यही प्रथा अभी भी है। अभी शायद ममता दी को लगा कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि आगे जाकर कास्ट, दलित जो कम्युनिटी है, उनका सपोर्ट उनको जरूरत है। हाँ, और उसके लिए बस कार्यकर्ता के हिसाब से नहीं, लीडर के हिसाब से, मिनिस्टर के हिसाब से हमको दलित कम्युनिटी के लोगों को लाना पड़ेगा। इसीलिए मनोरंजन व्यापारी, पता नहीं आपने सुना होगा कि उनका नाम, राइटर है, एक्टिविस्ट है, उनको टिकट मिला, वो एमएलए बने। और अब देखना पड़ेगा कि पहले जो था कि हम काम करेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, पर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं देंगे, ये बदलता है कि नहीं, ये देखने वाली चीज है। पर ये सच है कि इतिहास में, इतिहास गवाह है कि कभी भी आप दलित बोले, मुस्लिम बोले, इन लोगों को अच्छा मिनिस्टरियल पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। तो साचार कमेटी जब आई, उसके बाद भी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है बंगाल का, उन्होंने कहा कि आप कुछ इंप्लीमेंट कीजिए, वो भी नहीं हुआ ठीक से। तो अभी देखते हैं दीदी कोर्स करेक्ट करती है कि नहीं, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलता है और क्या काम करती है, क्योंकि कल्याण वेलफेयर स्कीम्स तो अच्छा ही है उनका। हाँ, तो देखते हैं कि आगे बढ़ के वो कितना काम करती है। जी, एक मैं ये पूछना था, आपने अपने एक आर्टिकल में लिखा था, कैरवान इंडिया वाला आर्टिकल है शायद वो, जिसमें आपने लिखा था कि बंगाल में, कलकत्ता की बात की थी आपने, कोलकाता की, कि वहाँ इस एक मोहल्ले में मतलब आपको मतलब 60% आपने कुछ ऐसे रेशो दी थी, वो दलित नहीं मिलेंगे, मतलब वहाँ दलितों का मोहल्ला अलग है। आपने कुछ इस तरह की एक उदाहरण दी थी। लेकिन क्या बंगाल में छूत छात वाली बात या कुछ इस तरह के भेदभाव वाली बात हमारे नोटिस में कभी आई नहीं, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, देखिए, वो भेदभाव वाली वो अलग है, यहाँ का एक्सप्रेशन अलग है। हाँ, जो भद्र लोग जो है ना यहाँ के, वो इतना वो लिंचिंग नहीं देखेंगे आप। बदर मैंने मतलब एलीट क्लास की बात कर रहे हो? जी जी, एलिट क्लास जो है, वो उनका एक्सप्रेशन अलग है। वो अगर आपको अलग करना चाहे, दलित को अलग करना चाहे, तो वो इतना ओपनली नहीं करते। वो नहीं बोलेंगे कि हम आपके साथ बैठकर नहीं खाना खाएंगे या आपके साथ बात नहीं करेंगे। पर अगर आप देखोगे, जब वो शादी करते हैं, मैट्रिमोनियल कॉलम में देखोगे, तब जनरली वो कास्ट मेंटेन करते हैं, अपर कास्ट से ही शादी बनाते हैं यहाँ भी। तो ऐसा है कि उनका अनादर नहीं होता है पब्लिकली। हाँ, पर उनके सामने बैरियर्स बहुत रहते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में देखे, आप पब्लिक जॉब्स में देखे, उनका क्या बोलते हैं, उनको उन्नति करने की सुविधा उतना नहीं है। हाँ, उनका जो ओपनली नहीं करते हैं, पर बढ़ने भी नहीं देते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज है ना, वो उनको नहीं जाता है। तो ये दबा हुआ है, अभी दबा हुआ है। अभी तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से निकल रहा है, इसीलिए लोग थोड़ा खुल के बात करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, क्योंकि इतना दबा हुआ था, क्योंकि इतना पोलाइट है यहाँ के लोग। हाँ, इनका व्यवहार खराब नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अपना ही माने। तो ये जो अदरनेस है ना, ये रहा है, पर ये बहुत फाइन, बहुत ही फाइन रहा है। और ऐसे ये लोग ऐसे ऑपरेट करते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि भेदभाव कर रहे हैं। पर ये आपने ठीक कहा, बिलो द सरफेस एक ये सिमरिंग रहा है। लोगों का ये सोचते हैं लोग कि हमको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, हम लोगों को अच्छा प्रमोशन नहीं मिलेगा, हम लोग स्टक है यहीं। और इसीलिए कास्ट कॉन्शियसनेस दलित कम्युनिटी में, SC ST बहुजन कम्युनिटी में अभी थोड़ा उभर के आ रहा है, थोड़ा अग्रेसिव हो रहे हैं। और आपने जो कहा, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो उतने दबे हुए थे, और वो क्लास स्ट्रगल के अंदर दब गए। हाँ, वो सबने बोला कि ये हैव्स एंड हैव नॉट्स का प्रॉब्लम है। उसमें जो एक बहुत ही फाइन कास्ट का भी रोल रहा है, वो लोगों ने अनदेखा कर दिया। पर जितना तुम अनदेखा करोगे, उतना ही वो उभर कर आएगा। अभी इसीलिए बहुत से ऐसे लीडर्स, यंग लीडर्स हैं दलित कम्युनिटी के, जो बात कर रहे हैं, जो इन मुद्दों को बहुत क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
दलितों के कोई ऐसी पार्टी बनाने की कोशिश वगैरह बंगाल में कभी हुई? देखिए, दलित प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत सारे सबकास्ट है। हाँ जी, आप नॉर्थ बंगाल में देखेंगे, वहाँ राजवंशी हैं। फिर साउथ में आएंगे तो आपको नमशूद्र, उन नमशूद्र के लोग ही वो मटुआ महासंघ, वो अलग सा एक रिलीजियस सेक्ट उन्होंने बनाया। हाँ, फिर पोंडो खोत्रियोज है, बाउडीज है, बागदीज है, इतने सारे सबकास्ट है ना, इनके सारे लोकल प्रॉब्लम्स अलग है शिवेंद्र जी। और हिस्टोरिकली ये कभी एक हो नहीं पाए। एक तो फिजिकली ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कैटर्ड है, ये एक कारण है। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों का जो अपना भेदभाव भी है, इनके अंदर भी उनका भेदभाव है। जो नमशूद्र है वो उनका मेन प्रॉब्लम है रिफ्यूजी प्रॉब्लम। हाँ, बहुत लोग बांग्लादेश से बहुत देर 1960s में आए, उनका उनके प्रति व्यवहार गवर्नमेंट का ठीक नहीं रहा, तो उनका रिफ्यूजी प्रॉब्लम है। राजवंशी का आइडेंटिटी प्रॉब्लम है नॉर्थ बंगाल में। तो आप इन सब इंटरेस्ट को सबके उनका जो प्रॉब्लम्स है एक साथ लाओगे कैसे? अभी तक तो हुआ नहीं, पर देखते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि एक ऐसा समय आएगा जब ये लोग सोचेंगे जी 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 है कि हमको सोचना चाहिए अपने बारे में। अच्छा, अब मैं आता हूं बंगाल में जो अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटी के इशू की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पंजाब में एक धारणा बनी है जब 84 के जो कत्लेआम हुआ था 84 का, उस समय बंगाल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था कि पूरे मुल्क के मुकाबलतन बंगाल में उस तरह का कत्लेआम नहीं हुआ। सिखों को ये लगा कि ज्योति बासु ने हमारी रक्षा की है एक तरह के, ये आज भी वो बात को माना जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि बंगाल में जो माइनॉरिटी का मसला है वो कैसे एड्रेस होता रहा है? देखिए, बंगाल प्रोग्रेसिव है दूसरे प्रदेशों के। अगर आप कंपेयर करेंगे, उनमें ना एक सबको अपना लेते हैं। पंजाबी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, आप देखेंगे सभी एक साथ घुल मिल जाते हैं। हाँ, जो लोकल लेवल में ना नेबरहुड का जो इशू है बहुत स्ट्रांग है। नेबरहुड बहुत स्ट्रांग रहते हैं। मोहल्ला जो अपना जो आप कहते हैं, वहां अगर कोई आपका दोस्त हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो गुजराती हो, उनको कोई मायने नहीं है, वो दोस्त दोस्त हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सीपीएम के रहते ये एक अच्छा कल्चर बना है बंगाल में कि इन चीजों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया उन लोगों ने। उन्होंने कहा कि देखो एक साथ रहना है, बंगाल का कल्चर अलग है, तो हम किसी भी कम्युनल हो, अगेंस्ट एनी एक कम्युनिटी हो, हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे। तो ये एक अच्छी चीज रही है। मुझे लगता है इतना ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन है। कोलकाता वो अलग है, कोलकाता अलग है, और कोलकाता के बाहर का जो एरिया है, बंगाल बहुत बड़ा है, कोलकाता तो थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्सा है ना। वहाँ क्योंकि एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर रही है बंगाल में, कोलकाता में हमने ज्यादा कुछ देखा नहीं। पर जिलों में क्या होता है ना, वो मुझे अभी तक भी अभी कब कुछ खबरें निकलती है, पर रीजनल जो न्यूज़पेपर्स है, मुझे मालूम नहीं कितना वो लोग रिपोर्ट कर पाते हैं। मैंने सुना है कि जिलों में इंटीरियर में वायलेंस होता है जो रिपोर्टेड नहीं, जो हम तक पहुंचता नहीं है। तो देखते हैं उसको कैसे संभालती है ममता जी। जी, अच्छा, जो बिल्कुल बांग्लादेश है आपके साथ, बांग्लादेश क्या, ये तो देश अलग बन गया लेकिन है तो एक ही कौम, आपकी एक ही है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पंजाब में तो हम देखते हैं जो पाकिस्तानी पंजाब है उसपे, उसके साथ इंडियन पंजाब के साथ के रिश्ते बहुत भावुक है। वो जब पूरे मुल्क में युद्ध का एक माहौल बनता है तो पंजाब ही एक ऐसा स्टेट होता है जो बोलता है कि नहीं, हमने पाकिस्तान से, हमें युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध हुआ तो नुकसान पंजाबियों का होगा। पंजाबी चाहे इंडियन पंजाब के हो या पाकिस्तानी पंजाब के, लेकिन पंजाबी का ही नुकसान होगा। इसी तरह जो बांग्लादेश से बंगाल के रिश्ते हैं उसके बारे में बताइए। तो ये भी बताइए कि चुनाव में इसका कैसा प्रभाव रहता है, क्योंकि सीए वाला भी मुद्दा आया और मोदी जी को वहां जाकर, बांग्लादेश में जाके बोलना पड़ा कि मैंने बांग्लादेश की आजादी के लिए योगदान दिया था। जी, देखिए, बांग्लादेश से रिश्ता अच्छा रहा है। हाँ, दोनों एपार बांग्ला ओपार बांग्ला बोलते हैं। हाँ, उनमें रिश्ता अच्छा रहा है, क्योंकि
जैसे आपने अभी कहा, कल्चर एक है, लैंग्वेज एक है, तो बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं दोनों जगह में, पर थोड़ा टेंशन भी रहा है, क्योंकि बहुत मतलब इन्फिल्ट्रेशन नहीं बोलूंगी, पर इमिग्रेशन का कुछ तो प्रॉब्लम रहा है। पोरस है ना वहाँ का जो बॉर्डर है ना, वो पोरस है। हाँ, सब लोग लेजिटिमेटली नहीं आते हैं, तो इससे एक बंगाल के ऊपर थोड़ा दबाव आ जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया में ना वहाँ थोड़ा सा हिंसा छिड़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम रहा है, ये नहीं कहूंगी कि ये प्रॉब्लम नहीं है और सब शांतिपूर्वक है, ये एक प्रॉब्लम है। और भी है, कुछ ब्लैक मार्केटिंग भी होता है। हाँ, कुछ वहाँ के ड्रग प्रॉब्लम है जो अक्रॉस द बॉर्डर आती है, लेजिटिमेट नहीं है वो, ये सारे प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम जो है ना, बांग्लादेश और इंडिया के बहुत सारे कॉमन रिवर्स हैं, 54 कॉमन रिवर्स हैं, उसमें से एक रिवर तीस्ता के वाटर शेयरिंग को लेकर आज भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, अब मोदी जी जाकर बोलकर आए कि हम लोग सॉल्व करेंगे, पर ये तो इनका स्टेट का भी बहुत हक रहता है टू डिसाइड कि वो लोग कैसे वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा अनबन इसी से है। और सीएए को लेकर अगर मैं बोलूं कि जब ये एक्ट बना, तब बांग्लादेश को उनको थोड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि शेख हसीना जी शी हैज गॉन ओवर एंड अबव। हाँ, वो बहुत कुछ काम की, वहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे उन्होंने अरेस्ट किया, उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो उन्हें लगा कि हमको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ क्यों एक ग्रुप में ला रहे हैं ये लोग। हाँ, वो टर्माइट ये सब अमित शाह जी ने यूज किया ये सब, तो उनसे उनको अच्छा नहीं लगा वो बात, उसको लेकर टेंशन है। पर अगर आप देखेंगे वहां भी डिवाइड है, टेंशन किनके साथ है, नेशनल गवर्नमेंट के साथ है या स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। तो ये दो अलग लेवल में उनका रिलेशनशिप रहा है। ममता जी के साथ आई थिंक वो लोग बहुत हैप्पी है कि ममता जी वापस आई, टीएमसी वापस आया, क्योंकि बीजेपी का जो कल्चरल एजेंडा है सीएए को लेकर, ये उसके उनके साथ ठीक नहीं बैठता। उनको लगता है कि वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशनशिप। मतलब फ्रॉम क्या बोलते हैं, ट्रेड के तरह से देखिए, वहीं के वहाँ के साउथ ईस्ट में एज अ ग्लोबल, एज अ जियोपॉलिटिकल पावर के हिसाब से देखिए, नॉर्थ बंगाल का जो कॉरिडोर है यूज के तरफ से देखिए, फॉर ट्रेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बांग्लादेश और इंडिया कोऑपरेट करे। वही बाधा ये है, सीए एक बाधा है वहाँ। तो वो लोग बहुत खुश है कि टीएमसी वापस आई, पर अब उनको सॉल्व करना पड़ेगा तीस्ता रिवर का प्रॉब्लम, इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम। तो ये चलता रहेगा, ये एक दिन में सॉल्व नहीं होगा शिविंदर जी। अच्छा, मैं अब आखिरी चरण में हूं, लेकिन आखिरी सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं, आखिरी चरण है। तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि चुनाव के नतीजे आ गए, अब आगे चल के जो बीजेपी की मतलब एक अहमियत, जहाँ एक भूमिका बंगाल में क्या लगती है, क्या बीजेपी आगे तकड़ी होगी, ताकतवर होगी या नहीं होगी? दूसरा जो आपने मुझे समझाया है अभी तक, वो ये समझाया है कि बीजेपी की जो फिरकू ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, मतलब इसकी जो एंट्री कैसे होती है बंगाल में, वो एक तरह के मतलब हिंदू मुसलमान वाला जो कार्ड है वो ममता से ही शुरू हो जाता है। जब ममता ने मुस्लिम का और एससी का सहारा लिया, तो बीजेपी ने उसके प्रतिक्रम के तौर पे मतलब उसको उन्होंने ब्राह्मण और हिंदू वोट को अपनी ओर कैश किया जी। तो अब बीजेपी का आगे चल कर जो सफर है बंगाल की राजनीति में क्या दिखाई देता है? क्योंकि ये भी एक सत्य था कि ये चुनावों में बंगालियत और राष्ट्रवाद दोनों के विचकार लड़ेंगे, शायद बंगालियत की जीत होगी। जी जी जी, देखिए, बीजेपी सामने जाकर क्या करने वाली है ये तो डिपेंड करेगा दो चीजों पर। एक है कि बीजेपी के अंदर एक दरार मुझे तो दिख रहा है, एक दरार, क्योंकि बीजेपी जैसे मैंने कहा जो आरएसएस वर्कर्स है, वीएचपी वर्कर्स है, जो थे पहले से कार्यकर्ता 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको मैं ओल्ड बीजेपी बोलूंगी यहाँ,
और उसके बाद इलेक्शन के पहले ही बहुत से टीएमसी से लोग आ गए, लेफ्ट फ्रंट से लोग उन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी को। वो है न्यू बीजेपी। तो इन दोनों के बीच तो दरार है, और इसी कंफ्यूजन के लिए मुझे लगा वो संगठन इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया बीजेपी का बंगाल में। तो आगे जाकर बीजेपी को ये सॉल्व करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा नेशनल लीडरशिप का इंटरफेरेंस रहा। जिन्होंने ग्राउंड वर्क किया, आरएसएस के लोग, उनसे बात ना करके वो बाहर से नेता लोगों को, योगी जी को लाए, दूसरे नेशनल लीडर्स को लाए, उनसे फीडबैक लिया। आप कैसे समझोगे एक प्रदेश को अगर आप बाहर से लोग मंगवाओगे और उनसे बात करोगे? अच्छा, तो ये मैं बीच में थोड़ा सा सॉरी आपको टोक रहा हूँ, वो ये कि बंगाल का एक अपना कल्चर रहा है, मतलब जैसे डिस्कस वाला कल्चर, कॉफी पे चर्चा वाला कल्चर रहा है, प्रोग्रेस लिटरेचर पढ़ने वाला रहा है। अब जो बीजेपी आई वो अपना वही एक दकियानूसी एक सिस्टम लेकर आई कि जिनको पढ़ाई से भी लेना देना नहीं, वो जाकर कॉफी हाउस में जाती है, वहां गुंडागर्दी करती है। ठीक है, ये सारा कुछ क्या बंगाली उनका जो एक कल्चर रहा है, प्रोग्रेसिव कल्चर भी है उनका, जो एक बंगालियत है, उसमें इसको हमले के तौर पे देखते तो है, जो आपने अभी इशारा किया। क्या बंगाल हिंदू तबको, बीजेपी के हिंदू तबको कबूल करने के लिए तैयार खड़ा है? देखिए, किसी हद तक तो उन्होंने कबूल किया, नहीं तो ममता दीदी जाके वो चोंडी पाठ की ना, वो नंदीग्राम में जाकर कम्युनिटी, कास्ट कम्युनिटी के बारे में बात की। तो ये बस ममता दीदी नहीं, पूरा देश ही, दिल्ली में आप सरकार जब फिर से केजरीवाल भी जाके वो हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ा। तो थोड़ा तो सब में ये है कि बहुत ज्यादा सेक्युलर दिखाने के चक्कर में हम हिंदू को खो ना दे, तो एक भय तो है सब में। और बंगाल में हमको बहुत लोग कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व, एक सॉफ्ट हिंदुत्व है, एक हार्ड हिंदुत्व है। हार्ड हिंदुत्व तो कौन प्रमोट करता है आपको मालूम है, भाजपा का उनका अपना सोच है, वो लोग करते हैं, बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। पर जो सॉफ्ट हिंदुत्व है वो भी रहा है टीएमसी में। किस प्रकार से रहा है, जब भी दुर्गा पूजा हो या कुछ भी पूजा हो तो वो उनका अलग फ्रॉम स्टेट ट्रेजरी वो पैसा देती है। हाँ, ये इस जरूरत क्या है इसमें? तो उन्होंने भी ये खेल खेला। हाँ, और अगर वो चाहती कि पूरा सेक्युलर रहे तो बहुत सारा अपीजमेंट पॉलिसी भी उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को भी अपने सपोर्ट में रखने के लिए बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स दिए, स्टाइपेंड्स दिए, इमाम भाता जिसको बोलते हैं, वो सब उनको नहीं करना चाहिए था। तो मुझे लगता है किसी हद तक तो इन्फ्लुएंस्ड है बीजेपी जैसे सोचता है। सारी दूसरे पार्टीज भी दे ट्राई टू कीप अप, वो भी सोचते कि हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा, हम एलियनेट नहीं कर पाए, हमको एलियनेट नहीं करना है हिंदुओं को, तो थोड़ा तो उनको अलग से सोचना पड़ेगा। पर बंगाल का ऐसा कल्चर रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं इसको लेकर, अगर जो बीजेपी ने किया कॉफी हाउस में जाकर, जरूरत नहीं था उसका, वो तो बहुत अग्रेसिव हो गया था। वो सारे मुल्क में कर रहे हैं, वो सारे मुल्क में कर रहे हैं बीजेपी। हाँ जी, सारे, मुझे ये बहुत खराब स्ट्रैटेजी है। मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से इनका, किसका ब्रेन चाइल्ड है ये, पर ऐसा आप क्यों करोगे? इसी से आपके बंगाल में ये तो है, वो उनके जो जन्मदाता उनके आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चाइल्ड है। हाँ, देखिए, पर तब का कॉन्टेक्स्ट अलग था ना शिवेंद्र जी। तब तो वी वर अगेंस्ट द ब्रिटिश, फिर अगेंस्ट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तब का हिस्ट्री, तब का माहौल अलग था। अब का माहौल तो अलग है ना। वी आर इन अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री, यहाँ पे हम मुस्लिम से हमको डरना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, अपीजमेंट पॉलिसी है, इसीलिए लोगों के मन में थोड़ा इरिटेशन है, ये सच बात है। पर इरिटेशन होना और डर होना ये दोनों अलग बात है। हाँ, तो लोग डरे हुए नहीं है, लोगों को समझ में आता है कि पॉलिटिक्स कौन सा है, ऑप्टिक्स कौन सा है, या ये सब वोट के लिए किया जा रहा है, तो उनका अपना भी राय बन गया है इसको लेकर। अच्छा, हाँ, लेफ्ट है, जो लेफ्ट ने एक बड़ी भूमिका निभाई है बंगाल की सियासत में, अब उनका बहुत बुरा हाल हो गया है। तो अब लेफ्ट का आगे वाला फ्यूचर क्या लगता है आपको?
देखिए लेफ्ट ने ना बहुत सारे भूल एक के बाद उन्होंने किया। एक तो पॉलिट ब्यूरो का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मेंबर्स हैं, बहुत एल्डरली है। उनको यंग कुछ लीडर्स वहां लाना चाहिए था। यंग कुछ उनका उनका जो सोच, उनका जो फ्रेश सोच है, नया सोच है, वो इंजेक्ट नहीं कर पाई सीपीएम लेफ्ट। तो अभी इस इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के पहले बहुत सारे नए चेहरे हमको देखने को मिले। महिलाएं भी आने लगी। ये भी एक प्रॉब्लम रहा है कि बहुत प्रोग्रेसिव है, पर उन्होंने महिलाओं को कभी बढ़ने नहीं दिया आगे। तो ये सारी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। अगर ये चेंज कर पाए ना अपना सोच, फिर शायद आ सके, पर टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, पूरा मिट गया इसके बाद। और उनके जैसे बीजेपी में बहुत दरार है, थोड़ा फ्रिक्शन है। मुझे लगता है लेफ्ट फ्रंट में भी जो डिफरेंट पार्टीज है, वहां भी दरार है। ओल्ड वर्सेस न्यू का उनका जो सोच में मेल नहीं है, तो उनको वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर वो कर पाए। क्या इसके सिवा इसके सिवा लेफ्ट जो विचारधारा वाले पार्टियां हैं, आपको नहीं लगा कि वो अपनी विचारधारा से भी थोड़ा थिड़के हैं? उनके साथ भी उन्होंने कोई न्याय नहीं किया? हाँ जरूर। देखिए उन्होंने कट कॉपी पेस्ट किया। वेस्टर्न जो थिंकिंग है ना मार्क्सिज्म की, वहां का अगेन कॉन्टेक्स्ट अलग है। अगर आप उसको इंडिया में लागू करोगे तो वहां यहाँ के कुछ रियलिटीज हैं। यहाँ का कास्ट प्रॉब्लम है, यहाँ का कम्युनल प्रॉब्लम है। आपने सब कुछ वो सब बोला कि वो है ही नहीं, बस क्लास प्रॉब्लम है। तो आपको तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना। तो ये उन्होंने किया नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो भी हट गए हैं, बहुत बहुत ही हट गए हैं। उनमें भी बहुत लोग कहते हैं, ये सुनने को आया है कि उनमें भी सॉफ्ट हिंदुत्व है, वो लोग रियलाइज नहीं करते हैं। क्योंकि उनके बहुत सारे नेता बीजेपी में चले गए थे जी। और सवर्ण, उनके जो लीडरशिप अगर आप देखेंगे ना, उनका हायरार्की देखेंगे, जो ऊपर बैठे हैं अपर एचेलॉन, सब सवर्ण है। और वहां महिलाएं बहुत कम है। तो अगर आप लिबरल हो, अगर आप प्रोग्रेसिव हो, पर आप कर रहे हो वही बेसिकली जो बीजेपी करता है, या जो बहुत हिंदू धर्म को मानते हैं, कास्ट को मानते हैं, वो करते हैं, तो आप अलग कैसे हो? ये दिखा लोगों को अभी। तो ये पता नहीं अगर चेंज कर पाएंगे, ये मानसिकता अगर चेंज कर पाएंगे, तो शायद कुछ बन जाए उनका बात। पर अब टाइम लगेगा, क्योंकि उनका बेस अब पूरा खाली हो चुका है। मैं अब आखिरी अपने सवाल पे आ रहा हूं। अब आपको बंगाल की सियासत का जो मुस्तकबिल है, उसका भविष्य है, फ्यूचर है, क्या दिखाई देता है आगे चलकर? अच्छा, एक तो कोरोना क्राइसिस तो पूरा देश देख रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अभी सेकंड सर्ज के बाद तो पूरा देश हिल गया है। फिर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, बहुत कुछ है। तो सामने जाकर ना बस मैं बंगाल के बारे में बात कर रही हूँ। टीएमसी को संभालना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वैक्सीन रोल आउट जब भी हो, अभी तो वैक्सीन है ही नहीं। तो ये इसको बहुत पॉलिटिक्स से हटा के संभालना पड़ेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं। लोगों ने थर्ड टाइम टीएमसी को उन्होंने वापस लाया, उन लोगों ने। तो उनका कुछ एक्सपेक्टेशन है। हाँ, लोग देख रहे हैं कोरोना क्राइसिस कैसे संभालेगी टीएमसी, इस पर सबका नजर है। ये एक चीज। दूसरा है कि वो चुनाव के पश्चात जो हिंसा हमने देखा, उनको संभालना पड़ेगा। हाँ, आगे चलकर और भी इलेक्शंस होंगे, कुछ बाई इलेक्शंस है। दीदी को भी जीतना है अभी, क्योंकि दीदी तो हार गई, तो उनको जीतना है। और भी कई देयर वर सम डेथ्स, उनको बाई इलेक्शंस लड़ना पड़ेगा। फिर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी है इस साल, जो लास्ट पिछले साल ना हो पाया। तो इन सबको संभालना एक बड़ी बात है। देखते हैं कैसे करते, कैसे हिंसा के एकदम छोड़ के कैसे शांतिपूर्वक ये सब करती है, ये एक चीज है। और एक चीज आगे जाकर देखना पड़ेगा। एक जंक्चर आई थी जो सीपीएम भी डगमगा गई थी, वो है इंडस्ट्री के बारे में। अब देखिए, अगर आप देखेंगे भविष्य को, अब किसी भी प्रदेश के भविष्य को अगर आप स्ट्रांग बनाना चाहते हो ना, तो इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। और बंगाल का ये कल्चर रहा है पिछले 50-40 सालों से
कि वो एंटी इंडस्ट्री है। हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छा है, सर्विस सेक्टर बहुत उन्नति उन्होंने की, देश ने किया, प्रदेश ने किया, पर इंडस्ट्री पॉलिसीज ऐसी है ना कि कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को छोड़कर तो बिग इंडस्ट्री एंटर नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत डिसएडवांटेज है। तो इसको अगर ममता दी संभालना चाहती है तो उनको कुछ पॉलिसी चेंजेस करना पड़ेगा। वो देखते हैं क्या करते हैं। और एक चीज है, एक बहुत सालों से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टेट और सेंटर का एक लड़ाई, एक अनबन रहा है। हाँ, जिसका जो और उस अनबन के लिए स्टेट को बहुत कुछ झेलना पड़ा। बहुत फंड्स कट हो गए, इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड ठीक नहीं रहा। लोग समझते हैं कि वेस्ट बंगाल इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। तो ये सब थोड़ा आगे चल के 10 साल बाद, 5 साल बाद ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो देखते हैं इस बार थर्ड टाइम आकर ममता दी ये सबको एड्रेस करती है कि नहीं। श्रेया, आखिर में जो लगता है कि मुझसे ना पूछा गया हो, कहीं कोई ऐसा सवाल जो रह गया हो, जो आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं इतना कहूंगी कि देखिए, बंगाल एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ के लोग इमोशनल है। हाँ, बहुत भावुक है, इमोशनल है, पर वो इंटेलिजेंट भी है। इसलिए कहूंगी कि उन लोगों ने, वो चाहते थे टीएमसी वापस आए, पर टीएमसी से थोड़ा खफा भी थे, क्योंकि कट मनी के लिए, सिंडिकेट के लिए करप्शन था। हाँ, बहुत। तो वो लोग चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी आए, और वही हमने देखा कि एक बीजेपी आ गई। इसीलिए नहीं आई कि बीजेपी, सब बहुत खुश है बीजेपी के, उनके पॉलिसीज से, उनकी सोच से, पर एज एन ऑपोजिशन बंगाल के लोगों ने टीएमसी के अगेंस्ट खड़ा किया। तो मुझे ये लगता है ये पॉइंट बहुत लोगों ने मिस कर गए हैं लोग, कि ये बंगाल के वोटर्स का ही दिमाग का खेल है कि वो चाहते हैं प्रदेश में टीएमसी ही रहे, भले ही नेशनल पॉलिटिक्स में बीजेपी बढ़ता जाए या जो भी हो, पर स्टेट में जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो चाहते हैं रीजनल पार्टीज का स्ट्रॉन्ग रहे, और इसमें बंगाल के वोटर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बंगाल के वोटर ने लेकिन एक बात कर दी कि हिंदुत्व वाली पार्टी को सेकंड बना दिया। मतलब एक तो ये हुआ। दूसरी चीज जो हम नोट करने वाली है कि जो बीजेपी कहती है कि सारा देश एक ही डिजाइन का है, एक ही रंग का है, वो अपना जो सनातन धर्म थोपना चाहती है कि एक ही धर्म हो, एक ही मतलब नस्ल हो, एक ही रंग हो। उस सारे विचार को बंगाल ने हराया है इन चुनावों में। एकदम हरा दिया उन्होंने, और उन्होंने ये भी समझा दिया कि अगर जरूरत होगी तो हम भी यूज कर सकते हैं, हम बीजेपी को भी यूज कर सकते हैं, पर हमारा जो अपना सोच है वो आप बदल नहीं पाओगे। तो एक विक्ट्री है ये, तो मुझे लगता है ये बंगाल के लोगों का विक्ट्री है। आगे चलकर पता नहीं टीएमसी कैसे संभालेगी या बीजेपी का क्या होगा, पर मुझे तो लगता है दिस इलेक्शन बहुत बड़ा विक्ट्री है, बहुत बड़ा जीत है बंगाल के लोग के सोच का। जी, सो श्रेया, आपने बहुत ऐसी बातें जो हमें शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता थी बंगाल के बारे में, आपने हमारे पंजाबी दर्शकों को बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लोग स्वीकार करे, सुने, और आपका ऑडियंस बढ़े। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, तुसी जानते हो कि सूही सवेर एक लोकपੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।